सारस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाने के बाद नए बदलाव हो रहे हैं। टाटा सन्स के बोर्ड में 2 नए सदस्य शामिल किए गए हैं। JLR के CEO रैल्फ स्पिट और TCS के CEO N चंद्रशेखरन को जगह मिली है। रतन टाटा ने कहा है कि शानदार लीडरशिप की वजह से इन दोनों को बोर्ड में शामिल किया गया है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से हटाए गए सारस मिस्त्री ने रतन टाटा, टाटा ग्रुप और टाटा ट्रस्ट के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCTL में कैविएट दाखिल कर दी है। साथ ही सारस मिस्त्री ने सर दोराबजी ट्रस्ट के खिलाफ भी कैविएट दाखिल की है। ये कैविएट साइरस इन्वेस्टमेंट्स ने रतन टाटा और टाटा सन्स के खिलाफ दाखिल की है। कैविएट में मांग की गई है कि कोई भी फैसला देने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए। हालांकि सारस मिस्त्री के ऑफिस ने कैविएट फाइल करने की खबरों का खंडन किया है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से सारस मिस्त्री की छुट्टी के बाद विवाद गहराता जा रहा है। टाटा ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में कैविएट दायर कर दी है। इसमें मांग की गई है कि सारस मिस्त्री को हटाए जाने के खिलाफ अर्जी लगाई गई तो टाटा का पक्ष भी सुना जाए। कैविएट में मांग की गई है कि टाटा ग्रुप का पक्ष सुने बगैर अदालत कोई आदेश न दे। हालांकि सारस मिस्त्री ने पद से हटाए जाने के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने से इनकार किया है। टाटा सन्स के अंतरिम चेयरमैन रतन टाटा ने आज टाटा ग्रुप के सभी CEOs के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में रतन टाटा ने कहा कि मिस्त्री को हटाने का ग्रुप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। टाटा ग्रुप की कंपनियों के CEOs की बैठक में ग्रुप के अंतरिम चेयरमैन रतन टाटा ने कहा कि उन्हें मार्केट लीडर की तरह एक्ट करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि कंपनियों को अपनी मार्केट पोजीशन पर फोकस करने की जरूरत है। रतन टाटा ने कहा कि पहले भी हम लोग साथ काम कर चुके हैं और हमें आप लोगों पर गर्व है। उन्होंने CEO से कहा कि वो अपनी कंपनियों के बिजनेस पर फोकस रखें। रतन टाटा ने कहा कि वो छोटे समय के लिए चेयरमैन बने हैं और जल्द ही नए चेयरमैन का चुनाव हो जाएगा। शपूरजी बलोनजी ग्रुप का बयान आया है कि फैसले के खिलाफ कानूनी कदम उठाने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। टाटा ग्रुप में बड़े बदलाव का असर टाटा ग्रुप के शेयरों पर भी देखने को मिला। टाटा ग्रुप के शेयरों में 2 से 3% की गिरावट देखने को मिली। टाटा ग्रुप में बड़े बदलाव पर जानकारों ने भी सवाल उठाए हैं। BSE सदस्य रमेश दमानी ने कहा है कि मिस्त्री को हटाने का तरीका बिल्कुल गलत है। वहीं अनिल सिंघवी ने भी कहा कि रातों रात एक बड़े ग्रुप के CEO को हटाना सही नहीं है। सारस मिस्त्री मामले पर एसोचैम के सेक्रेटरी जनरल DS रावत का कहना है कि बॉम्बे हाउस में जो थोड़ी अस्थिरता आई है उसे रतन टाटा जल्द ही निपटा लेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर में मैं समझता हूं कि रतन टाटा जी की भी अपनी बड़ी हाई रेपुटेशन है और पूरे अर्थ जगत का जो है उनके ऊपर विश्वास है। जो अब थोड़ा सा वैक्यूम या थोड़ा सा जो है वो इनस्टेबिलिटी आई है बॉम्बे हाउस के अंदर में, थोड़ा सा वो वैक्यूम, उसको मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्व में, रतन टाटा जी के नेतृत्व में जितना जल्दी होगा उसको निपटा लिया जाएगा। जो ये हमारा एक क्राउन ज्वेल के रूप में इंस्टीट्यूशन है उसको डेंट नहीं होने देना, उसको आगे ही बढ़ाना है। टाटा ग्रुप के अगले चेयरमैन के तौर पर नोएल टाटा का नाम एक बार फिर आगे आ रहा है। साथ ही पेप्सिको के चेयरमैन इंदिरा नूई का नाम भी चर्चा में है। टाटा ग्रुप के स्टार परफॉर्मर कंपनी TCS के चेयरमैन N चंद्रशेखरन भी चेयरमैन की रेस में शामिल हैं। सिटी ग्रुप के पूर्व CEO विक्रम पंडित के नाम की भी चर्चा है। खबर है कि सारस मिस्त्री को हटाने के लिए टाटा सन्स की जो बोर्ड बैठक हुई थी उसमें बोर्ड मेंबर इशात हुसैन और फरीदा खम्बाटा मौजूद नहीं थे। बोर्ड मेंबर सारस मिस्त्री को इस तरह से हटाए जाने के विरोध में थे। टाटा बोर्ड की अगले 2 दिन में बैठक हो सकती है। इसमें बोर्ड मेंबर्स की संख्या अभी बढ़ा भी दी गई है। GST काउंसिल में GST रेट को लेकर लगभग सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक GST काउंसिल में 4 टैक्स स्लैब पर सहमति बन गई है, जिस पर 3, 4 नवंबर और 8-9 नवंबर को होने वाली बैठक में मोहर लग सकती है। 10 से 12 मुद्दे अभी भी ऐसे हैं जिन पर सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों के मुताबिक जिन आइटम्स पर 3 से 9% टैक्स लगता है उन पर 6% GST लगेगा, जबकि 9 से 15% टैक्स वाले आइटम्स पर 12% और 15 से 21% टैक्स वाले आइटम्स पर 18% GST लगेगा।
इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी शक्तिकांत दास ने कहा है कि जीएसटी रेट स्ट्रक्चर बहुत जद्दोजहद के बाद तय किया गया है। इसमें से ज़्यादातर प्रोडक्ट्स को 18% के स्टैंडर्ड रेट के तहत लाया जाएगा, जबकि वो प्रोडक्ट्स जो बड़ी संख्या में लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं उन पर 6% टैक्स लगेगा। For the GST rate structure has been worked out in such a manner that bulk of the commodities are under the standard rate, which is 18%, and then items which are of very important and which are of used by large cross section of the large cross section of people and the common man, they have been kept at 6%. So 6, 12, 18, and the higher rate for demerit goods. That is how it has been worked out. I think it's a very practically worked out formulation. There are a couple of issues which are still under deliberation in the GST Council, and I'm sure the GST Council will be able to resolve that. जीएसटी रेट 4 स्लैब बंटने वाला है। सूत्रों के मुताबिक जिस तरह का रेट स्ट्रक्चर सामने आ रहा है उसे देखकर लगता है कि जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स में बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सरकार का मानना है कि अगले 5 साल में जीएसटी का कंप्लायंस लेवल 20% तक बढ़ सकता है। जीएसटी लागू होने से सामान की आवाजाही आसान होगी। जीएसटी रेट की हर साल समीक्षा भी होगी। अगर कंप्लायंस लेवल और कंजम्पशन बढ़ता है तो भविष्य में जीएसटी रेट कम हो सकता है। दूरसंचार विभाग ने ट्राई के एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया पर पेनल्टी लगाने की सिफारिश पर विचार करने के लिए कमेटी का गठन किया है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक डीओटी की कमेटी 10 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। ट्राई ने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया पर 3050 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की। इन तीनों टेलीकॉम कंपनियों पर रिलायंस जियो को पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन नहीं देने का आरोप है। ट्राई चेयरमैन आर एस शर्मा का कहना है कि फ्री डेटा पर अंतिम फैसला कुछ ही हफ्तों में ले लिया जाएगा। ट्राई चेयरमैन के मुताबिक इंटरनेट पर वीडियो के ऑटोमेटिक डाउनलोड को रोकने के लिए समाधान ढूंढ रहे हैं। इसके लिए कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया जाएगा। Free data, I think we'll take a very few in a couple of weeks only, because now I think the entire process is complete and we will now go forward and inform our users. आज बाजार में सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। टाटा ग्रुप के शेयरों में बिकवाली से बाजार पर थोड़ा दबाव देखने को मिला। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर भी थोड़ा दबाव रहा। सेंसेक्स 87 अंक और निफ्टी 18 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। फार्मा, केमिकल और प्राइवेट बैंकों के शेयरों में खरीदारी रही। वहीं पीएसयू बैंक, आईटी, मेटल शेयरों पर दबाव देखने को मिला। रघुदास लीलाधर की अमीशा वोरा का कहना है कि ग्लोबल बाजारों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। निफ्टी अगली दिवाली तक 10,000 तक पहुंच सकता है। हमें लगता है कि जैसे कि अभी ये बता रहे थे कि देयर कुड बी सम ग्लोबल इवेंट जिसकी वजह से थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है, बट जो इंडिया स्टोरी है वो ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रही है। ये सच है कि बहुत ही ग्रेजुअल हो रही है। तो अगर आप 8,500 का जो ये दिवाली का एक लेवल है निफ्टी का, तो हम कहेंगे कि दिवाली टू दिवाली हमें यहाँ से 9,500 प्लस का लेवल दिखना चाहिए 12 महीने में। 9,500 से 10,000 के बीच का लेवल हमें नेक्स्ट 1 साल में दिखना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। एचडीएफसी बैंक के दूसरी तिमाही के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। दूसरी तिमाही में एचडीएफसी बैंक का मुनाफा 20% बढ़कर 3,455 करोड़ रुपया हो गया है। वहीं एनआईआई में भी करीब 20% की बढ़ोतरी रही है। जी एंटरटेनमेंट के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 190 करोड़ रुपए से बढ़कर 244 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं कंपनी की कंसोलिडेटेड आय करीब 24% बढ़कर 1,695 करोड़ रुपए हो गई। कंपनी की विज्ञापन आय 829 करोड़ रुपए से बढ़कर 959 करोड़ रुपए हो गई है। सब्सक्रिप्शन आय में भी करीब 22% का इजाफा देखने को मिला है।
जी एंटरटेनमेंट के चीफ फाइनेंस एंड स्ट्रैटेजी ऑफिसर मिहिर मोदी का कहना है कि इंटरनेशनल बिजनेस अच्छा कारोबार कर रहा है और इंटरनेशनल कारोबार में एड रेवेन्यू 8% बढ़ा है। इंटरनेशनल बिजनेस एक स्टेडी तरीके से अच्छे से चल रहा है। उसका बेस बिजनेस जो है, एड रेवेन्यू इंटरनेशनल बिजनेस में करीब 8% ग्रो हुआ है। सब्सक्रिप्शन इंटरनेशनल का 11.5% ग्रो हुआ है। उसमें डॉलर की हमें 7% ग्रोथ मिली है, जो इंटरनेशनल सब्सक्रिप्शन इंडियन चैनल्स के लिए काफ़ी हेल्दी ग्रोथ है। लेकिन कहने वाली बात ज़्यादातर ये है कि हम इंटरनेशनल में एक्सपैंड कर रहे हैं, हम नए चैनल्स लॉन्च कर रहे हैं। अमेरिकी ऑटो कंपनी जनरल मोटर्स का मुनाफा डबल हो गया है। जुलाई सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा $277 करोड़ रहा। इसी दौरान पिछले साल कंपनी का मुनाफा $136 करोड़ रहा था। कंपनी का कहना है कि चीन में शानदार प्रदर्शन और खर्च में कटौती का असर रिजल्ट पर दिखा है। सिविल एविएशन मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि सरकार ने एविएशन सेक्टर में कई बदलाव किए हैं। सिविल एविएशन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा का कहना है कि सरकार यात्रियों को सस्ते दाम पर हवाई सेवाएं देने पर काम कर रही है। जेट एयरवेज ने दिवाली के मौके पर स्पेशल स्कीम का ऐलान किया है। आज आधी रात से शुरू हो रही इस स्कीम के तहत आप 25 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक मात्र 921 रुपये में टिकट बुक करा सकते हैं। ये स्कीम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। इस स्कीम के तहत खरीदे गए टिकट नॉन रिफंडेबल होंगे। ये स्कीम जेट एयरवेज के तकरीबन हर रूट पर उपलब्ध होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो सर्विस शुरू करने के लिए इंडिपेंडेंट कार्गो सब्सिडियरी बनाएगी। इस सब्सिडियरी का नाम AAI कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड होगा। एविएशन मंत्री अशोक गजपति राजू के मुताबिक दिवाली के मौके पर नया कारोबार शुरू करना शुभ है। एविएशन सचिव RN चौबे के मुताबिक नई कंपनी अगले 2 साल में 380 करोड़ रुपए का कारोबार संभालेगी। नई कंपनी एयर कार्गो संभालने के साथ वेयरहाउसिंग और कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स भी संभालेगी। इसके अलावा ये कंपनी एयर कार्गो रोड फीडर और एयर फ्रेट स्टेशंस भी संभालेगी। सुप्रीम कोर्ट ने विलफुल डिफॉल्टर विजय माल्या को 1 महीने में उसकी विदेशी संपत्तियों की पूरी जानकारी देने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि माल्या ने अपनी संपत्तियों का सही तरीके से खुलासा नहीं किया है। कोर्ट ने माल्या की खिंचाई करते हुए कहा कि ब्रिटिश फर्म डियाजियो से फरवरी में मिले $4 करोड़ का क्या किया। वहीं अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा था कि माल्या ने सील बंद लिफाफे में अपनी संपत्ति की गलत जानकारी दी है। होंडा ने अपनी प्रीमियम सेडान एकॉर्ड का हाइब्रिड वर्जन लॉन्च किया है। एकॉर्ड हाइब्रिड की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 37 लाख रुपए है। यह एकॉर्ड का 9th जनरेशन मॉडल है। एकॉर्ड हाइब्रिड में 2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंटरनल कंबशन इंजन दिया गया है। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर भी दी गई है जो 1.3 किलोवाट प्रति घंटे की पावर देती है। इसके अलावा इसमें क्रोम और ब्लैक ग्रिल भी दी गई है। मशहूर प्रीमियम बाइक्स जावा और BSA अगले 2 साल में भारतीय बाजार में आ जाएंगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 2 व्हीलर सेगमेंट में अपनी पकड़ बनाने के लिए BSA की पेरेंट कंपनी क्लासिक लीजेंड्स में 60% हिस्सेदारी खरीदी है। क्लासिक लीजेंड्स ने हाल ही में मशहूर ब्रांड जावा के साथ भी एक्सक्लूसिव करार किया है। एक समय यह ब्रांड भारत में काफी लोकप्रिय था। महिंद्रा एंड महिंद्रा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पवन गोयनका के मुताबिक अगले 2 साल में इन ब्रांड्स को भारत लाने की कोशिश होगी। BSA के आने से महिंद्रा को ग्लोबल 2 व्हीलर मार्केट में खुद को स्थापित करने का मौका मिलेगा। Basically, our plan is to focus more on the niche premium 2-wheeler segment as we move forward. And a 2-wheeler strategy has 3 major pillars to it. That is the PMTC business, the Mahindra 2-wheeler business, and the new Classic Legends business. But our focus will be more on Mojo. मोइन कुरैशी को ईडी ने पेश होने के लिए सम्मन भेजा है। मोइन कुरैशी इस समय विदेश में है। 15 अक्टूबर को मोइन कुरैशी कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। मोइन कुरैशी को 17 अक्टूबर को वापस आना था, लेकिन
मोइन कुरैशी अब तक वापस नहीं लौटा है। मोइन के खिलाफ हवाला कारोबार करने का आरोप है। समाजवादी पार्टी के अंदरूनी विवाद को लेकर आज पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुलायम सिंह ने कहा कि पार्टी में सब ठीक है और परिवार एकजुट है। साथ ही मुलायम सिंह ने कहा कि बर्खास्त मंत्रियों का फैसला अखिलेश यादव करेंगे और अगले चुनाव में बहुमत मिलने के बाद ही सीएम का फैसला किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल अखिलेश यादव ही सीएम बने रहेंगे। यूपी के राजनीतिक हालात पर राज्यपाल की नजर बनी हुई है। राज्यपाल ने कहा है कि जब तक पार्टी के 72 का विवाद है तब तक राज्यपाल के पास दखल देने का अधिकार नहीं है। दिल्ली के नया बाजार इलाके में हुए धमाके का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। धमाके की वजह से पूरा इलाका दहल उठा और लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। पहले जांच में पटाखे में धमाका होने की बात सामने आई थी, लेकिन उसकी अभी भी पुष्टि नहीं हो सकी है। धमाके के कारणों की जांच में दिल्ली की स्पेशल सेल जुटी है। धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। दिल्ली में बर्ड फ्लू की वजह से मरने वाले पक्षियों की संख्या 64 हो गई है। बर्ड फ्लू को लेकर जारी दहशत के बीच दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय आज से शुरू होने वाला गोवा दौरा रद्द कर चुके हैं। दिल्ली सरकार ने बर्ड फ्लू से बचाव के लिए 11 सूत्रीय एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें लोगों को चिकन और अंडे खाने के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हालांकि दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि दिल्ली में पक्षियों की मौत H5N8 वायरस की वजह से हुई है, जो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जम्मू के आरिसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में शहीद बीएसएफ जवान सुशील कुमार को आज अंतिम विदाई दी गई। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पास पिहोवा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद सुशील कुमार का अंतिम संस्कार किया गया। बीएसएफ के जवानों ने शहीद को सलामी दी। शहीद की अंतिम यात्रा के दौरान पाकिस्तान पर लोगों का गुस्सा फूटा। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरियाणा सरकार ने शहीद के परिवार को 50 लाख की मदद देने की घोषणा की। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा की अगुवाई में आज एक प्रतिनिधिमंडल ने श्रीनगर में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी और मीर वाइज उमर फारूक से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद से घाटी में जारी तनाव को कम करने के उपायों पर चर्चा हुई। 4 सितंबर को गृहमंत्री राजनाथ सिंह के दौरे के वक्त गिलानी ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के क्वेटा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हुए आतंकी हमले में 7 ट्रेनिंग कैडेट्स की मौत हो गई। हमले में 100 से ज्यादा कैडेट घायल हुए हैं। 3 फिदायन आतंकियों ने सोमवार देर रात ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को मार गिराया गया, जबकि 2 ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। हमले के वक्त ट्रेनिंग सेंटर में करीब 700 कैडेट मौजूद थे। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक हमले में शामिल आतंकी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जुड़े लश्कर-ए-जंगी संगठन के थे और हमले के वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैंडलर्स के संपर्क में थे। उधर ISIS ने क्वेटा हमले की जिम्मेदारी ली है। 3 हमलावरों की तस्वीर भी जारी की है। क्वेटा में हुए आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने शोक जताया है, लेकिन इशारों में हमले के लिए पाकिस्तान को ही जिम्मेदार ठहराया। पर्रिकर ने कहा कि कई बार आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला खुद उसका शिकार हो जाता है। पर्रिकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि किसी भी देश को आतंकवादियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आज एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। सुबह 10 बजे के करीब नौशेरा में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग शुरू की गई। इस दौरान मोर्टार भी दागे गए। भारतीय जवानों ने फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की ओर से नौशेरा के कलाल सेक्टर में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया। आतंक पर पाकिस्तान एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पाकिस्तान पंजाब के गुजरांवाला में एक पोस्टर ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। पोस्टर से साफ है कि भारत के उड़ी में हुए आतंकी हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है। पोस्टर में लिखा है कि लश्कर-ए-तैयबा उड़ी हमले में मारे गए 4 आतंकियों में से एक के अंतिम यात्रा निकालेगी। आतंकियों के ना रहने पर यह यात्रा निकाली जाएगी। उड़ी हमले में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। पाकिस्तान ने इस हमले के बाद भारत के सभी दावों को नकार दिया था।
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान की ज्यादतियों के खिलाफ प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। एक और पीओके के कोटली में स्थानीय लोगों ने काला दिवस मनाया। पाकिस्तान सरकार के जुल्म के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। वहीं दूसरी ओर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में बलोच, सिंध और कई दूसरे समुदाय के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीओके में बन रहे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर विरोध जताया। इस दौरान यूरोप के कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय आदिवासी मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि शिकायत करना आदिवासी नहीं जानते। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे आदिवासी समाज ने हर पल जीना अपने जहन में उतार रखा है और वो इसके बावजूद खुशी से जीते हैं। मैंने आदिवासी जीवन को निकट से जीने का एहसास लिया है। आदिवासी शिकायत करना नहीं जानते हैं। संकटों के बीच आदिवासी जीते हैं। कला और संगीत उनकी अद्भुत देन है। अपनी बोली, परंपरा और वेशभूषा को साथ लेकर जीते हैं। शारदा घोटाले में पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान मतंग सिंह के वकील अमित सिब्बल की दी गई सभी दलीलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जेल में रहने के दौरान इलाज में इतना पैसा खर्च नहीं हो सकता। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि मतंग सिंह को जमानत देना ठीक नहीं होगा। जहां इलाज का सवाल है तो कोलकाता में सिंह का इलाज संभव है। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर के बजरंग विहार कॉलोनी में रविवार की रात महिला इंजीनियर को कुर्सी से बांधकर जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। मौके से राख और पैर की हड्डियां मिली हैं। बगल में पड़ी चप्पल और कपड़े के आधार पर जेई की मां और बेटे ने शिनाख्त की है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। जेई सरिता कुमारी जिले के मुरौल ब्लॉक में मनरेगा में तैनात थी। पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर बीती रात हिरासत में लिए गए शख्स विजय कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया है। मुंबई में अपराधियों के हौसलों से एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। पवाई पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले RA कॉलोनी इलाके में एक 14 साल की नाबालिग लड़की को पहले घर से अगवा किया गया और फिर सुनसान सड़क पर पूरी रात उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस पूरी साजिश में 3 आरोपी शामिल थे। अहमदाबाद में ग्रीन कॉरिडोर ने युवक की जान बचाई। 7 मिनट के भीतर दूसरे अस्पताल लाकर उसका फेफड़ा बदला गया। अजमेर के एक युवक को अहमदाबाद की सिम्स अस्पताल में इलाज के लिए जाना था। फेफड़े की गंभीर बीमारी से ग्रसित इस युवा की चंद सांसें बाकी थी। घर वालों ने आस छोड़ दी थी और सिर्फ ऊपर वाले पर भरोसा था। डॉक्टर के पास सिर्फ 9 मिनट थे। डॉक्टर्स को चिंता थी कि अगर ट्रैफिक के चलते 1 मिनट की भी देरी होती है तो मरीज की जान बचा पाना नामुमकिन था। तभी डॉक्टर और पुलिस की टीम हरकत में आई और युवक की जान बचा ली। टोंक में मालपुरा के जानकीपुरा गांव में पुरातन काल के सोने के सिक्के मिलने की अफवाह लगातार बढ़ती जा रही है। इसका असर अब प्रदेश के दूसरे जिलों में भी देखने को मिल रहा है। अब तक आसपास के महिला पुरुष ही इसकी खुदाई और तलाश में जुटे थे। अब दीपावली के मौके पर पुराने सिक्कों की मांग को देखते हुए यहां अब सोना खरीदने वालों के आने का सिलसिला बढ़ने लगा है। जयपुर के कुछ लोग सोने की खरीदारी के चक्कर में आए, लेकिन बताया गया कि पुलिस मीडिया वालों के आने की भनक लगते ही वे फौरन गांव से भाग निकले। रायसेन में बमोरी देगांव के आसपास जंगलों में एक टाइगर को देखा गया। गांव वालों ने घूमते हुए टाइगर का वीडियो भी बनाया। जंगल में टाइगर के होने से गांव में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने हालांकि टाइगर के होने की पुष्टि नहीं की है। भारत दौरे के लिए इंग्लैंड ने अपने स्पिन अटैक को मजबूत किया है। पाकिस्तान के सकलैन मुश्ताक को अपना स्पिन कंसल्टेंट बनाया है। 9 नवंबर से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है। सकलैन 1 नवंबर को भारत पहुंचेंगे और 15 दिन इंग्लैंड की टीम के साथ रहकर टेस्ट सीरीज के लिए तैयारी कराएंगे। ला लीगा अवार्ड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी पीछे छूट गए। एंटोन ग्रीजमैन ने यह खिताब जीत दिया है। एटलेटिको मैड्रिड के फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं ग्रीजमैन। फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 अगले साल अक्टूबर में खेला जाएगा। 6 से 28 अक्टूबर तक ये टूर्नामेंट भारत में होगा। कोलकाता बनेगा इसका 6ठा मेजबान। फिल्म दबंग की हीरोइन कौन होगी, इससे अब पर्दा उठने लगा है। फिल्म दबंग 3 में नजर आ सकती है काजोल। सूत्र के मुताबिक दबंग 3 के लिए काजोल को अप्रोच किया गया है।
इंटरनेशनल म्यूजिक अवार्ड्स के लिए इन दिनों दीपिका पादुकोण तैयारी कर रही हैं क्योंकि वो इस अवार्ड समारोह को होस्ट करने जा रही हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान दीपिका पादुकोण अपनी हॉलीवुड फिल्म का प्रमोशन भी करेंगी।